बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला वला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तलहा जतोई। ख़वातीन और हज़रात, मुल्क में 2024 के इंतखाबात के बाद जोड़ तोड़ का अमल इस वक्त उरूज पर है और यकीनन हम जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सूबे पंजाब की तारीख में पहली बार एक खातून वज़ीर आला आने वाली हैं, मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने आज पहला अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया इलेक्शंस के बाद और मुबारकबाद दी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले आपने सुनी उनकी। तो यकीनन मरियम नवाज साहिबा ने आते ही बहुत सारी बातें ऐसी कर दी हैं जिसके ऊपर मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि आने वाला वक्त कैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें सिर्फ 5 साल मिले हैं, काम बहुत करना है। अभी से उन्होंने कह दिया कि सिर्फ 5 साल मिले हैं, यानी 10-15 साल की उनकी ख्वाहिश है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर अवाम साथ देगी तो तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। यकीनन उनको वोट तो मिल चुका है, अवाम ने साथ दे दिया है, बची तरक्की अल्लाह करे वो भी जल्दी हासिल हो जाए। हम ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून की मुलाकात आज MQM के वफ्द से भी हुई और वहाँ पे ये बात वाज़ेह कर दी गई MQM की जानिब से कि गवर्नर सिंध में तो हमारा ही होगा, कुछ भी हो जाए। आगे चल के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि हमेशा से कहते आए हैं कि निगरान हुकूमत के सेटअप में जितने भी लोग थे वो हमेशा से अपना सियासी करियर चमकाने में लगे हुए थे, चाहे वो गवर्नर्स हो या फिर दूसरे हों या वो सरफराज भुगटी हों। आगे चल के उस पर भी हमारे प्रोग्राम में तफसीलन बात होगी। हाँ, तो यकीनन MQM की जो मुलाकात नून लीग के साथ हुई उसमें MQM ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। एक तो आईनी तरमीम जिससे बल्दियाती हुकूमत को, लोकल बॉडीज़ को इख्तियारात मिलेंगे सूबों के अंदर। यकीनन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ है। लेट्स सी कि MQM इसमें कामयाब होती है या नहीं। लेकिन आज MQM के लिए बड़ा चैलेंज है सिंध का गवर्नर बरकरार रखना। कामरान टेसोरी को पंजाब के अंदर और KPK के अंदर पीपल्स पार्टी अपना गवर्नर ला रही है। बलोचिस्तान और सिंध नून लीग के पास चला गया है। तो यकीनन अब बलोचिस्तान के लिए भी हम जानते हैं एक मखलूत हुकूमत आने को तैयार है, जिसमें कुछ ज़रा ये कन्फर्म कर रहे हैं कि 50-50 की हुकूमत भी हो सकती है कि 50% वक्त पीपल्स पार्टी का वजीर आला हो, फिर नून लीग का वजीर आला आ जाए। और बहुत ज़्यादा चांसेस पीपल्स पार्टी की तरफ से सरफराज भुगटी साहब के बताए जा रहे हैं कि वो वजीर आला बलोचिस्तान बन सकते हैं। गवर्नर पंजाब के लिए पीपल्स पार्टी ने 3 नाम दे दिए हैं, कमर जमान कायरा साहब, मखदूम अहमद महमूद साहब, नदीम अफजल चंद साहब। यकीनन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ये तो यकीन हो गया है कि उनकी गवर्नमेंट आ रही है, नामों के ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक ओहदा ऐसा है अभी भी चेयरमैन सेनेट का जिसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी जो आज इजलास हुआ है उसके अंदर भी बलूचिस्तान की हुकूमत को डिस्कस किया गया, स्पीकर्स की पोजीशन को डिस्कस किया गया। चेयरमैन सेनेट की पोजीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेट्स सी वो पोजीशन किसके पास जाएगी। अगर बात की जाए जमात इस्लामी की तो सिराजुल हक साहब ने आज एहतजाज की कॉल दी है। वो यही कह रहे हैं कि जो धांधली हुई है उस पर तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने एक और पॉइंट रेस किया कि 30 साल से जो हुकूमत कर रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाया, आज वो दोबारा हुकूमत में आ रहे हैं। क्या वो इन मसाइल का हल अपने पास रखते हैं जिन मसाइल से उन्होंने पाकिस्तान को दो चार किया है? यकीनन एक बहुत वैलिड पॉइंट है। मखसूस नशिस्तों की बात की जाए तो रिजर्व सीट्स की दौड़ से 27 जमायतें बाहर हो गई हैं और PTI की भी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उनका मुस्तकबिल अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ में है। जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तहकीकाती कमेटी ने जो कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम थे उस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है, अपनी रिमोट ECP में जमा करा दी है। अब देखना यह कि आने वाले रोज ECP क्या फैसला देगा। यकीनन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर ये आई कि जब हमने देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तहकीकात का आगाज किया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, तो फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और फिर तवक्को यह की जा रही थी कि हमेशा से देखा गया था कि जब भी कोई जज इस्तीफा देता है तो इन्वेस्टिगेशन पैकअप हो जाती है, तहकीकात बंद हो जाती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में वाज़ेह कर दिया है कि अब से अगर कोई जज इस्तीफा भी देगा तो उसके खिलाफ तहकीकात बंद नहीं होंगी। यानी काजी फायज ईसा साहब ने बेड़ा उठा लिया है कि जजों पर लगे काले दाग भी धोए जाएंगे। जिस तरह हमने गुज़िश्ता रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सुना था कि पाकिस्तान के इदारों पर लगे दाग मिटाए जाएंगे, धोए जाएंगे। लेट्स सी इफ इट्स पॉसिबल और नॉट। 50 साल पुराने दाग धोना आसान नहीं होता है, लेकिन अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए मुश्किलात होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई होगी, उनके रेजिग्नेशन से उनकी इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं होने वाली। ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है। PTI की बात की जाए तो हम जानते हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो कि PTI के नामजद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, वो आज मंजर आम पर आ गए। उनको पेशावर हाई कोर्ट से बेल भी, जमानत भी मिल गई है, रिलीफ मिला है, जो कि अच्छी खबर थी। जिसके बाद वो नमूदार हुए और उन्होंने यही कहा कि धांधली हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है। वैसे आज अमेरिका ने भी यही कहा है कि जो धांधली के इल्जामात हैं उस पर तहकीकात होनी
चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, भले पाकिस्तान के निज़ाम के तहत हो। कोयटा में भी हमने देखा रैली निकली, जुलूस निकली 4 जमातों की तरफ से, उन्होंने भी यही मुतालबा किया इन्वेस्टिगेशन। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज हो रहा है, वो भी ये मुतालबा कर रहे हैं तहकीकात। जमात इस्लामी मौलाना फजलुर रहमान साहब JUIFA, अब अमेरिका भी उस लिस्ट में आ गया है। सिंध हाई कोर्ट ने आज एक बड़ी बात कही और बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने क्योंकि फैसला दिया था कि इलेक्शन डे के ऊपर मीडिया को बंद ना किया जाए, इंटरनेट को बंद ना किया जाए, टेलीफोन को बंद ना किया जाए, जिसके बाद हमने देखा इलेक्शन के दिन बंद हुआ। तो आज जब उस केस की दोबारा समाअत हुई तो हमारे सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अकील अहमद अब्बासी साहब, उनके रिमार्क्स यकीनन बहुत अहम हैं। वो फरमाते हैं ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। जिस तरह के इलेक्शन कराए हैं, बंदर बांट करके कबर पर फूल नहीं चढ़ा देते, इंटरनेट बहाल नहीं होगा, ऐसा मत करें। लोग समझदार हो गए हैं, लोगों को सब पता है कौन क्या करा रहा है। तो यकीनन अदालती कार्रवाई भी सियासत से जुड़ी है, सियासत से मईशत भी जुड़ी है, हमारा मुआशरा भी जुड़ा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशूज हैं जो मैंने आज अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, कमाल पैनल मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाता चलूं। कराची स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के साजिद अहमद साहब। साहब थैंक यू सो वेरी मच। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट फारूक आदिल साहब ने। फारूक साहब जज़ाकल्लाह खैर। शौकत यूसुफ जई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब। और साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम रोकड़ी साहब फ्रॉम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। खुर्रम साहब आपके बेहद मशकूर। आगे चल के प्रोग्राम में शेख रोहेल असगर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहला सवाल मैं रखना चाहूँगा सबसे पहले शौकत यूसुफ जई साहब के सामने, क्योंकि यकीनन वो अपोजिशन बेंचेस में बैठने जा रहे हैं नेशनल असेंबली में और उनके साथ हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। शौकत साहब, जो ये हुकूमत बनने जा रही है, मरियम साहिबा ने पहला इजलास करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की आज, आपकी नज़र में सर हम देख रहे हैं बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बन रही है, पीपल्स पार्टी को गवर्नरशिप मिल रही है, पंजाब में KPK में MQM को गवर्नरशिप मिल रही है, सिंध में, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी नून लीग जुड़ के हुकूमत बना रही है। आपकी नज़र में सर ये हुकूमत किस कदर कामयाब होगी और पाकिस्तान को जो इस वक्त सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल का सामना है उनका हल निकलेगा, या फिर 2-2.5 साल की बात है और फिर वही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो मेरे भाई ऐसे बंदर बांट कर रहे हैं जैसे कि ये मईशत और सब कुछ इनके वो अलादीन का चिराग इनके पास है, और ये जैसे ही आ जाएंगे ये सारे सब कुछ ठीक कर लेंगे। देखिए 1.5 साल जो हुकूमत गई है ना इमरान खान के बाद, जो ये 1.5 साल इन्होंने गुजारे, सारी तबाही तो वहां से शुरू हुई है। फिर उसके बाद जो निगरान बनी है, निगरान भी तो उन्हीं का तसलसल है। तो इसके बाद इनके पास कौन सा फार्मूला है? पहले कौम को ये तो सदर बताया ना जरदारी कि फार्मूला फॉर्मूला है सर, सदर जरदारी। पहले सदर जरदारी नहीं थे, अब सदर जरदारी आ रहे हैं। PTI का नाम और निशान नहीं होगा, मुल्क तरक्की करेगा। अच्छा, तो ये देखें PTI नहीं होगी तो फिर तो ये चल भी नहीं सकेंगे ना। आपको पता है कि इस वक्त डॉलर की क्या पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट की क्या पोजीशन है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस महंगी हो रही है। तो या तो ये कि कोई बिजली और गैस और पेट्रोल ये चीज़ें सस्ते होने लगे, वाफिर होने लगे, हम समझे कि जी हमारे कारखाने चलेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और डॉलर आएंगे। तो ये तो सूरत-ए-हाल तो उलट है, हमारे सामने है सब कुछ, और ये आप बंदर बांट में लगे हुए हैं। कितनी अगर ये चलेगी, लोग कितनी चलेगी हुकूमत सर, इनको कितनी चलेगी हुकूमत? मैं तो 5-6 महीने भी मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 5-6 महीने तक ये चले, क्योंकि इस सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बताऊँ। ये जब हुकूमत बनाएँगे उसके बाद जो IMF की जो शराइत हैं, उस पे तो अमल दरामद होगा तो तब आगे बढ़ेंगे ना। और उसमें ऑब्वियसली। अमल दरामद आपको पता है कि बिजली मज़ीद महँगी होगी, पेट्रोल मज़ीद महँगा होगा, डॉलर कहाँ जाएगा, तो लोग चीखें मारेंगे। अभी तो लोग देखें ना किसी वजह से नहीं निकल रहे थे ना। अब जब ये लोग बैठेंगे कुर्सियों पे तो दूसरे महीने में आप देखें एहतजाज शुरू हो जाएगा। फिर बजट भी करीब है, एहतजाज बंद कहाँ तो हुआ है सर अभी तक? नहीं वो एहतजाज की बात मैं नहीं कर रहा ये हूँ। दूसरा एक तो एहतजाज शुरू पॉलिटिकल हो जाएगा। प्रोटेस्ट, ओके ओके, ये मुआशी एहतजाज है, एहतजाज। अवामी एहतजाज है, ये क्लास 4 ये मुलाज़िम पेशा ये सारे निकलेंगे। इसलिए कि उनका गुज़ारा नहीं हो रहा है इन हालात में। तो आप इनको कैसे रोकेंगे? ये फ़ॉर्मूला इनके पास कहाँ है कि लोगों को रोक सकेंगे ये? जब तक मुझे ये मैं आपको बताऊँ कि जब तक एक मज़बूत मुस्तहकम हुकूमत नहीं होगी, अवाम का उसके पुष्पनाई नहीं होगी, क्योंकि अवाम को समझाना पड़ेगा। ठीक सर, ठीक सर। 1 साल, 1.5 साल जो है वो सख्त है, और उसको सख्ती से हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं और अवाम को ये एतमाद हो कि 1.5 साल बाद ये हमारे लिए रिलीफ देंगे।
तो तब जाके इशू हल होगा। अब ये जनता मांगे तांगे इधर से उधर से हुकूमत बना ले और अभी से झगड़ा है, कोई कहता ठीक है सर, गवर्नर ही दे दो, कोई कहता ठीक है सर। स्पीकरशिप दे अलाउ दो, मी सर, मैं तो ये गुफ्तगू लोग आगे आगे बढ़ाऊं। जाके क्या करेंगे? ठीक सर, बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे आपसे, मखसूस नशिस्तों के हवाले से ही पूछना है, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से ही पूछना है, लेकिन पहले साजिद साहब, आपकी नज़र में जो हुकूमत बन रही है, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि सिंध की गवर्नरशिप आपने जिस तरह हाथ से बाहर नहीं जाने दी, इससे वाजे हो गया कि आपने मुट्ठी बंद कर ली है। मुक्का चौक सर हम कराची वालों को आज भी याद है। खैर, तो सर ये जो हुकूमत बन रही है, साजिद साहब आपकी नज़र में ये वक्त पूरा करेगी, अपना मुल्क को मसाइल से निकालेगी, काम होगा, या जिस तरह सिराजुल हक साहब कहते हैं इन्होंने 30 साल में मुल्क को यहाँ पहुँचाया, अब आगे पता नहीं कहाँ ले जाएंगे? बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो यकीनन एमक्यूएम बंद मुट्ठी के साथ ग्राउंड पर उतरती है, और जब जब उतरी है तो उसने लोगों को, हमेशा कराची के लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन कोऑपरेट और किया है। उसकी बुनियादी वजह भी ये है कि कराची को अगर किसी ने डिलीवर किया है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है, और शुरू से आज तक ठीक है, कभी सीटें कम मिली, कभी ज़्यादा मिली, लेकिन रही हमेशा एमक्यूएम। अच्छा, दूसरा ये कि अब आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं और वो इन चैलेंज का मुकाबला कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान बनने के बाद से हर पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आई उसको IMF के पास जाना पड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब खान साहब PTI की हुकूमत आई थी और प्राइम मिनिस्टर खान साहब थे, हमारे लिए काबिल एहतराम है, किसी भी जमात के सरबराह हैं वो, लेकिन उनकी हुकूमत आने के बाद इनकी जो कैबिनेट थी, जिसमें असद उमर मेरे ख्याल फाइनेंस मिनिस्टर थे शायद, जी हाँ। तो वो 6 महीने तक अपना IMF के पास नहीं गए थे, और इसाक डार साहब ने डिले किया था। उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, ठीक है ना। अच्छा, वो इसलिए कि किसी एक हुकूमत का कसूर नहीं है, पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक की तसलसल से जारी और सारी है। पाकिस्तान के हालात शुरू से ऐसे रहे हैं, पाकिस्तान में ना डैम बने हैं, ना तामीर तरक्की का काम हुआ है, न स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, यानी तमाम शोबे जहाँ अच्छे लोग आ गए उन्होंने चीज़ों को रन कर दिया। लेकिन जिन सूबों में, जिन सिटीज़ के अंदर अच्छे लोग नहीं आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी मनमानी की, और आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हुए। उसकी बुनियादी वजह भी ये कि हम अपना काम अगर ख़ुद करें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ना कहना पड़े कि मैं डैम बना रहा हूँ, यानी कोई लिंक नहीं बनता ना कि एक चीफ जस्टिस साहब बोलेंगे मैं डैम की फंडिंग करूँगा, आप मुझे फ़ंड दें, और उस वक्त की मौजूद हुकूमत भी उनके साथ मिल गई, ठीक है भाई, फ़ंड रेजिंग के लिए आप इनके साथ ताउन करें। मतलब जो काम हुकूमत के हैं वो हुकूमत को करना है। सर बहुत सारे इदारे हैं जिनका काम कुछ और है, लेकिन वो नाश्ते के सीरियल भी बनाते हैं सर। हाँ, ना, वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग है। सबको अपनी लिमिट के अंदर रहना चाहिए और सबको मिल बांट के। अब जो इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल है, तो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक तो इलेक्शन 1.5 साल लेट हुए, ये नहीं होने चाहिए थे, फौरी इलेक्शन हो जाने चाहिए थे। अब इलेक्शन हो गए तो इससे अच्छी उम्मीदें कायम रखें, ठीक है ना। अच्छा, वो अलग बात है कि अपोजिशन को मौका बिल्कुल मिलेगा, और बहुत मौका मिलेगा बोलने का, लड़ने का, ग्राउंड पर आने का, हुकूमती जमात के साथ उनकी गलतियाँ बताने का। अगर वो कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे तो उसमें अपोजिशन का फ़ायदा होगा। आने वाले वक्त के अंदर अगर मौजूदा हुकूमत कहीं से भी लूज़ होगी, उनकी सियासत चमकेगी, तो उसका फ़ायदा अपोजिशन को होगा, ठीक है ना। और अपोजिशन मजीद आगे मजबूत होगी, और आने वाले वक्तों के अंदर वही अपोजिशन हुकूमत के अंदर भी आती है। हमने देखा है ना पाकिस्तान के अंदर, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, उसके बाद कभी PTI, ये सिलसिला तसल्लुल के साथ जारी और सारी है। अच्छा, सब ने आने के बाद एक दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी किए, और फिर उसी का बाद में उसी को भुगता भी है सब ने। और लेकिन एक रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, जैसे कि नेल्सन मंडेला, मैंने भी सुना था खान साहब का, जब TV से वो कोई अली मोहम्मद ख़ान उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि रिकन्सिलिएशन हो चाहिए। वो भी इस वजह से शायद कहा कि मौलाना फजल रहमान के पास जब ये लोग आएँ तो उसके बाद उनके अल्फाज कहने की ज़रूरत थी। बिल्कुल रिकन्सिलिएशन होना चाहिए आपस में, और मिल बैठ कर आगे बढ़ने की बात करें। कितनी चलेगी और सियासत में इतना आगे ना जाएँ, बहुत आगे जाना, किसी की मुखालफत बहुत ज़्यादा करना, और फिर आगे ना जाए कि सबसे पीछे रह जाए, और उसके बाद कम बैक वापस होना, उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना। देखिए, बातचीत के दरवाजे सबके साथ खुले रहने चाहिए और बातचीत चलनी चाहिए, और यही पॉलिटिक्स है। अगर कोई जमात हुकूमत में है और कोई नहीं है तो बातचीत के बगैर गुजारा होता नहीं है, और सिस्टम आगे चलता है। बातचीत करनी पड़ेगी वो इसलिए कि आज मौलाना फजल रहमान के पास क्या PTI को नहीं जाना पड़ा है, इस तरह आगे भी उनको जाना पड़ेगा, आगे भी उनको अपने रास्ते खोलने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और ताकि आगे सिलसिला चले। और दूसरी बात ये कि देखें, आज PTI पे बुरा वक्त है, हम पर भी बुरा वक्त आया। मैं इनके वो शाम तरकज़ई कौन है, वो जो KP शहराम तरकज़ई, मैं उनका आज सुन रहा था, वो एक वीडियो क्लिप से आया था कि मैं 8 महीने, ये 4 महीने 5 महीने घरों से बाहर रहा। हम 10 साल घरों से बाहर रहे थे, पौने 2 साल मैंने खुद जेल काटी है। मुल्क बदर हुए सर आपके, और हमारे लोग मुल्क बदर हुए, हमारे घरों पे छापे पड़े,
हमारे लोगों को उठा के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की गई उनकी। फिर भी आप उनके साथ खड़े नहीं हुए। और उनको पनिश किया गया, फिर भी आप और न पीटीआई के जाने साथ खड़े घरों क्यों को नहीं हुए? जलाया गया। उसके अलावा जो लोग घरों पर अपने वालिदैन के जनाजों में आते थे, उन बच्चों को, उन कारकुनों ठीक सर। को हलाक किया गया। हमने बहुत कुछ भुगता है। तो जो पॉलिटिकल स्टैगर होती है, उसमें इन सब चीज़ों का आना लाजमी है। ठीक है ना? यकीनन सर, आप पे तो यकीनन, 93 में और इसके ऑपरेशन लिए हो गया था। बर्दाश्त, तहम्मुल की ज़रूरत है, और ठीक सर। यकीनन उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। ठीक सर, तो ठीक सर। जो फारूक- वक्त आया, मैं समझता हूँ कि नॉर्मल वक्त है। किसी को आपको कत्ल नहीं हुआ, कोई बंदा आपका, ठीक अब सर। कोई कारकुन की एक्स्ट्रा किलिंग नहीं हुई, 10-10 साल से आप लोग रुपोश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ना। नहीं सर, उनका तो उम्मीदवार ही मारा गया बेचारा, अब जवान था, नौजवान। 15,000 लोग मारे गए। खैर, 15,000 मैं करोड़ रिसेंट इनको इलेक्शन की बात कर रहा हूं सर। लेकिन खैर, फारूक आदिल साहब, आपकी नज़र में जो खिचड़ी पक रही है, क्या ये मुल्क के मसाइल हल कर पाएगी, मुल्क को आगे ले पाएगी? क्या सियासी मुआशी इस्तेहकाम हम अचीव कर पाएंगे सर? बहुत शुक्रिया जितोई साहब। देखें, एक डेमोक्रेट तो मेरी ख्वाहिश ये है कि पीटीआई बैक्ड आज़ाद जो लोग हैं, या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक या जो भी है, मेजॉरिटी उसमें शामिल हो गए हैं जी, उनको हुकूमत बनानी चाहिए थी, और इस मकसद के लिए उन्हें दीगर ग्रुपों से रब्ता करना चाहिए था। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है, अभी मैं एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ, वहाँ एक पीटीआई के ही दोस्त शरीक थे, तो उनसे जो गपशप हुई तो ये कहने लगे कि देखो, बात यह है कि हमने तो हुकूमत नहीं बनानी, और हुकूमत हमने चलने भी नहीं देनी। मैंने कहा कि ठीक है, वो तो आप नहीं चलने दें, ये बताएं हुकूमत बनानी क्यों नहीं आपने? तो कहने लगे कि हुकूमत हमने इसलिए नहीं बनानी कि जितने सारे सख्त फैसले हैं, उनका अल्फाज थे, जितने गंदे फैसले हैं हम इनसे कराएंगे और फिर इसके बाद इन्हें जूते मारेंगे। तो अगर इस इंटेंशन के साथ आप हुकूमत ना बनाएं, तो क्या आप रियासत के वफादार हैं? क्या आपका इस मुल्क के साथ कोई यानी एक मोहब्बत का रिश्ता है? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई भी ग्रुप हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, तो आखिर किसी को तो आगे बढ़ना है। तो अगर कोई आगे बढ़ा है और वो चैलेंज कबूल कर रहा है, तो बजाय इसके कि हम उसकी बैशिंग करें और उसे ये कहें कि ये खिचड़ी पक रही है और ये ओहदे बांटे जा रहे हैं और फलां हो रहा है, क्यों ना हम इस मुल्क के चैलेंजेस को फेस करने के सिलसिले में उसका हाथ बटाएं। मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी की पॉलिटिक्स से मुझे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन जो रात उन्होंने बात कही वो बड़ी दिल को लगने वाली है। उन्होंने ये कहा कि देखें, हम मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और हम मिलकर इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करने जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिया जा सके। तो इस स्पिरिट में मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हर वो सियासी जमात जो किसी न किसी अंदाज में पार्लियामेंट में मौजूद है, वो भी, और जो पार्लियामेंट से बाहर है वो भी, वो इस वक्त पाकिस्तान जिन पेचीदा मसाइल में घिरा हुआ, दो पेचीदा तरीन मसाइल हैं, एक इक्तिसादी मसला और नंबर 2 खारजा ताल्लुकात का मसला जो माजी में बिगड़े। इन मसाइल को हमें हल करना है अपने अंदर को ठीक करके, लिहाजा हमें एक बड़े मीसाक की ज़रूरत है। उस मीसाक पर हम तय कर लें कि हमारी सियासत होती रहेगी, हम एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहेंगे, जैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने किया, इख्तलाफ करते रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहेंगे। ये पाकिस्तान का चैलेंज है कि मीशत डूब रही है, इसके डिफ़ॉल्ट का पहले ख़तरा था, और अब एक बार अगर फिर उसको एड्रेस न किया गया और प्रॉपरली उस प्रोग्राम को ठीक तरीके से रवा न रखा गया, तो उसके नतीजे में एक दफ़ा फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो सकता है। लेकिन हम बीइंग एक फ़र्जंद ज़मीन, पाकिस्तान के बेटे के तौर पर, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन आवाम के तौर पर, हम किसी ऐसे चैलेंज को पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं बनने देंगे, बल्कि हम सारे एक दीवार बन जाएंगे उन ख़तरात के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालेंगे। एक पाकिस्तान के वफ़ादार शहरी के तौर पर हमारा तर्ज़ अमल ये है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि हम किसी चलने नहीं देंगे, हम असम्बली नहीं चलने देंगे, तो मेरे ख्याल में ये हिज़्ब इख्तिलाफ नहीं है, ये कुछ और है। राइट। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करें तो सर मैं ब्रेक ले लूँ। आप पीटीआई वाले क्यों कहते हैं कि हम हुकूमत चलने नहीं देंगे? चलें शौकत साहब, विल कम बैक टू यू। वी कांट हियर यू, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, वापस आकर जवाब लेते हैं सवाल का। ब्रेक लीजिए फ़ौरन से।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत बड़ी बात हमें बताई फारूक साहब ने कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठकर हुकूमत से पहले मुश्किल फैसले करवाएंगे और फिर उनका काम खत्म करेंगे, हुकूमत चलने नहीं देंगे। और शौकत यूसुफजई से मैंने सवाल पूछा था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। शौकत साहब प्लीज जवाब दीजिए कि पीटीआई ऑपोजिशन में तो बैठ रही है पर उसका कोई पॉजिटिव किरदार नहीं होगा, टारगेट एक ही है कि हुकूमत खत्म करनी है, तो फिर ये हुकूमत कैसे चलेगी सर? देखिए, हुकूमत हमने ख़त्म नहीं करनी है। हुकूमत जो है ना अपने करतूतों की वज़ह से ख़त्म होगी। मुझे बताएँ कि हम तो अपोज़िशन में बैठने का फ़ैसला अगर कर रहे हैं तो ये भी तो जमहूरी फ़ैसला है ना। और क्या जमहूरियत के अंदर अपोज़िशन में जाना जो है वो क्या रियासत के साथ कोई वो है? पर मुझे तो हैरत हो रही है। किस मकसद के साथ जा रहे हैं? अवाम की मकसद देखिए, खिदमत या मकसद हुकूमत अपोज़िशन का क्या गिराना? होता है? नहीं, नहीं, नहीं देखें, गिराना होता तो हम अभी भी रुकावटें डाल सकते थे, लेकिन गिराना तो नहीं है ना। हम तो देखें अपोज़िशन का काम क्या होता है? अवामी बात करना। क्योंकि इक़्तिदार में आकर तो फिर ये अवाम को भूल जाते हैं ना। इनको तो अवाम याद नहीं रहती है और हम अपना जो रोल है वो अदा करेंगे। वो रोल हमारा ये है कि हम इनको अवामी मसाइल जो है वो सामने लाते रहेंगे। ये हमारा वो था। लेकिन एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब ये इमरान खान की हुकूमत गिरा रहे थे, तो इन्होंने कहा था कि हम मईशत को बेहतर कर रहेंगे। हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएँगे। तो मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा कि उस वक़्त तो पेट्रोल कितने की थी? कितना उसकी प्राइस थी? आज क्या है? डॉलर उस वक़्त कितने का था? आज कितने का है? तो इन्होंने मईशत तो तबाह की है ना, तो फिर ये दोबारा इक़्तिदार कैसे ले रहे हैं? किस मुँह से ले रहे हैं? और क्यों इतने खुश हो रहे हैं कि जब हम इक़्तिदार में आके हम ये करेंगे, वो करेंगे? हम तो देख रहे हैं, हम तो इनको अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात हो, हम उनके साथ हैं, लेकिन ठीक ये सर। पाकिस्तान में कुछ छोड़े तो सही ना। ये तो सारी चीज़ें बाहर चली जाती हैं पाकिस्तान से। हम तो यही रोना रो रहे हैं जब से इक़्तिदार में आए, जब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं पीटीआई, वो यही कह रही है कि जो कुछ लूटते हो पाकिस्तान पे तो लगाओ ना। ठीक सर। पाकिस्तान से बाहर क्यों ले जा रहे हैं? ठीक आज शौकत क्यों साहब। डॉलर खत्म हो गया? ठीक शौकत साहब, अलाउ मी सर, ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताज साहब, आपके कीमती वक्त का। ताज साहब, जो इस वक्त इत्तेहाद कायम हो रहा है, पिछला जो पीडीएम का इत्तेहाद था सर, उसके अंदर ऑफ कोर्स सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नहीं थे। आपकी नज़र में सर इस पीडीएम के इत्तेहाद में आसिफ अली जरदारी साहब के शामिल होने के बाद पीडीएम 2 में क्या डिफरेंस आएगी फ्रॉम पीडीएम 1 पीडीएम 2 में सर? देखिए, ये वक्त इत्तेहाद का है और सबको साथ लेने का है, और जब भी साथ बैठ के मशवरा होता है तो फिर कोई ना कोई अच्छा ही मशवरा होता है। जैसे कि आसिफ जरदारी साहब ने पिछली दफ़ा जो 18th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें सबको साथ बिठाया, समझाया, औरों को शायद कम समझाया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा समझाया कि भाई इसकी कितनी ज़रूरत है कि, और ये कितना ज़रूरी है कि जो सदर के पास इख्तियारात हैं वो पार्लियामेंट को दिए जाएं। और क्योंकि वो खुद सदर थे, इसलिए एक जो नेक नियति थी वो भी सामने आई कि नहीं, ये अपने पास इख्तियारात नहीं रखना चाहते बल्कि मुंतखब पार्लियामेंट को देना चाहते। लोग साथ बैठे, फैसला हो गया, और 18वीं तरमीम जो थी वो कसरत राय से नहीं बल्कि इत्तेफाक राय से पास हुई। इसी तरीके से नेशनल फाइनेंस कमीशन था, उसका भी फार्मूले में बहुत बड़ी तब्दीलियां लाई गई, लेकिन वो भी इत्तेफाक राय से पास हुआ। सब लोग बैठे और एक फैसला हुआ। उस वक्त के बाद से अब तक दूसरा नेशनल फाइनेंस कमीशन नहीं आ सका है। तो अब ये तमाम चीज़ें जो करने की हैं कि किस तरीके से इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। जी सर। प्रेसिडेंट होता है किसी पार्टी का नहीं होता, इज द सिंबल ऑफ द यूनिटी ऑफ द फेडरेशन। और अगर प्रेसिडेंट इस रोल को अदा करें कि सबको यूनाइट करें और जो भी इख्तिलाफात हैं उनको दूर करने के लिए अपना असर इस्तेमाल करें, समझाएं, बुझाएं, मोहब्बत वाले आदमी हैं, प्यार वाले आदमी हैं, वो एक नेक नियति से काम करते हैं। यानी 5 साल पूरे होंगे सर हुकूमत के? जी, 5 साल पूरे होंगे यानी जरदारी साहब की वजह से हमारी हुकूमत तो यही इंतकाल कोशिश है इख्तिदार और मुकम्मल होगा। ताज हमारी साहब, तो हमेशा ताज साहब, यही कोशिश है। ठीक सर सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि अगर ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत थी? हम ये भी जानते हैं कि सर अमेरिका ने भी कह दिया धांधली के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए,
कोयटा में आज 4 जमातों ने रैली निकाली, धरना दे रहे हैं। नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज है। जमात इस्लामी के सिराजुल हक कहते हैं कि धांधली की तहकीकात होनी चाहिए और हम सिविल सुप्रीमेसी के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं। तो सर, ये धांधली धांधली कह रहे हैं, जो शोर मचा रहे हैं, कोई रिजल्ट निकलेगा इसका या नहीं सर? देखिए, ये तो आपने सिर्फ पाकिस्तानियों के नाम लिए ना, सिवाय एक के, अमेरिका के। बिल्कुल सर। अमेरिका जो है वो जाहिर है कि वो हम सब के लिए मुकद्दस है। जी सर। हमारा तो वुजू करके हम फिर नाम लें अमेरिका का। ये अमेरिका को आप क्यों बीच में ले आते हैं? सर, जो भी मसला है वो हमें सर हमारा बताया मसला गया है कि सर हम बरतानिया की गुलामी से निकले थे और अमेरिका की गुलामी में दाखिल हो गए सर उसी वक्त से। जी, तो लेकिन लेट्स नॉट सेलिब्रेट इट। पर सर डिस्कस तो करें, लेट्स डिस्कस इट सर। नहीं, ये हमारी शौक गुलामी है जो हमें एक दूसरे का गुलाम बनाता है। लेकिन हम एक आज़ाद कौम है, हमें हर वक्त ये याद दिलाना चाहिए कि हम एक आज़ाद कौम है। ये मसला है और हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं। मैं खुद इलेक्शन सेल को देख रहा था और कोई 60 के करीब तहरीरी शिकायतें उस एक दिन के अंदर जो थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भेजी गई। और उससे पहले भी है जो शिकायत आ रही थी, हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को तहरीरी शक्ल में दे रहे थे। बाद में भी जो चीज़ें हुई हैं हमने तहरीरी शक्ल में, और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो अब कानूनी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में पिटीशंस हैं, ट्राइब्यूनल के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और ये भी जो एक केस जिसका आपने हवाला दिया मोहतरम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, वो भी एक पिटीशन के सिलसिले में उनके ये कमेंट्स आए हैं। जी सर, इंटरनेट की बंदिश थी सर इलेक्शन के दिन के ऊपर, उनका फैसला था कि इंटरनेट बंद ना किया जाए, फिर बंद हो गया, तो आज उस केस की समाअत थी सर। जी, बहुत हुई हैं जो चीज़ें, खिलाफवर्जियाँ बहुत हुई हैं। हमने 2018 के इलेक्शन में भी बाकायदा सबूत के साथ हमने 98 पेज की जो शिकायत थी वो हमने इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट कुछ नहीं निकला सर, रिजल्ट कुछ नहीं निकला। आज भी हमने वही तरीका कानूनी और पुरअमन रास्ता इख्तियार किया है। लेकिन खुदा के लिए ये अमेरिका सुन के मुझे पता नहीं क्या होने लगा। सर, साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साजिद अहमद साहब फ्रॉम MQM से, वो कुछ कहना चाहते हैं सर आपकी बात सुन के। देखिए, जो लफ्ज़ गुलामी है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। बेशक, और अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते इंसान गुलाम नहीं रह सकता जी, ठीक है ना। ये एक इस्लामी फ़िलासफ़ी है, ठीक है ना। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद भी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लोगों को गुलाम बनाया, ठीक है ना। और वो तो अल्लाह ताला ने इंसानों के हाथ में या हुक्मरानों के हाथों के अंदर हवा और पानी का निज़ाम नहीं दिया, वरना इंसान या हुक्मरान एक दूसरे पर पानी और हवा का निज़ाम, हवा भी बंद कर देते ना, इतने ज़ालिम। अच्छा, फिर अगर हम प्रीवियस तारीख देखें पाकिस्तान की, उठाकर देखें तो आप यकीन करें यहाँ फ्यूडल सिस्टम है, यहाँ जागीरदाराना, वडेराना, सरदाराना निज़ाम है। आप चले जाएँ सिंध के रूलर्स के अंदर, आप चले जाएँ पंजाब के रूलर्स, गुलामी हर जगह आप कह रहे हैं। आप बलूचिस्तान जाके देख लें, आप हैरान हो जाएंगे कि बहुत बुरा हाल है। अच्छा, जो हम कह रहे हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, लेकिन असल में हम खुद भी उसी थॉट के मालिक हैं, अमेरिकन थॉट के मालिक हैं, एक सोच के मालिक हैं कि जब हम खुद हुक्मरान बनते हैं तो अपने लोगों के हक़ को सल्ब करते हैं, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पर अगर एक पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, 10वीं मरतबा हो चुका है इलेक्शन आने के, जब वो हुक्मरान लोगों के वोट से बन जाता है तो इसका मतलब ये कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए का वो एक प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है और CM है, ठीक है ना, गवर्नर है, तो उसको इक्वलिटी के साथ सबको देखना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। इस तकसीम इतनी शदीद तकसीम है कि उसको, उसकी दरारों को भरना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। आप पिछले अदवार के अंदर जो मुझे अच्छी तरह याद है, बल्दियाती जो गवर्नमेंट थी किस तरह उनको पावरलेस रखा गया, ठीक है ना। अच्छा, लोगों ने उनको वोट दिए थे और वो लोग जब वोट किसी को देते हैं तो गवर्नमेंट का काम होता है कि उनका पूरा राइट दे। 18वीं तरमीम को MQM पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। 18वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि फिर पहले वफाक डिक्टेटर था, उसके बाद सूबे डिक्टेटर हो गए, CM के पास तमाम इख्तियारात आ गए और उसने फिर कराची के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था और उसको एम्पावर नहीं होने दिया। तो ये जो लफ्ज़ है ना कि हमें अमेरिका से नफ़रत, लेकिन असल में नफ़रत हमें अपने लोगों से है।
और असल में नफरत जो है वो अपने वोटर से है। साजिद भाई, हम आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा दिया है कि हम पाकिस्तानी नहीं बने, हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान और महाजिर बने। शिया, पाकिस्तान सुन्नी, शिया, सुन्नी, देवबंदी, देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, न जाने क्या क्या मुसलमान बने। नहीं बने। अल्लाह करे हम बने। अब वक्त कम है सर, सवाल मैंने लेके जाना है फारूक आदिल साहब की तरफ। फारूक साहब, ये जो सिराजुल हक साहब अब सिविल सुप्रीमेसी का वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि अलाउ नहीं होता सर वैसे यूज करना, और ये धांधली धांधली अमेरिका का मुतालबा, हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, फारूक साहब? नहीं, जो भी सिविलियन सुपरमेसी की बात करे और उसके लिए जद्दोजहद करे, वो पाकिस्तान के कौमी काज को आगे बढ़ाता है, उसको साथ देना चाहिए। कौमी सलामती को सिर्फ खतरा है सर वो तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर लेकिन ये ज़रूर देखने की ज़रूरत है कि उसका माजी और उसका जो पॉलिटिकल कंडक्ट रहा है, क्या वो सिविलियन सुपरमेसी के माजी में हक में रहा है या उसका तर्ज अमल जो है उसे नुकसान पहुंचाने का बायस बनता रहा है, ये ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं सिराजुल हक साहब की बात पे तबसरा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। शौकत यूसुफजई साहब ने फरमाया कि मैं पीडीएम की हुकूमत का तर्जमान नहीं हूँ, मैं यूँ पहले वाज़े कर दूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, मेरा ज़राए इब्लाग से ताल्लुक़ है, तो मैं इन चीज़ों का बड़ी गहराई से मुताला करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने जो बात कही, पीडीएम की हुकूमत हालात को बेहतर बनाने आई थी, फिर डॉलर कहाँ चला गया, फिर पेट्रोल कहाँ चला गया, वगैरह वगैरह, उन्होंने ये बात कही। देखिए, ये वही बात है जिसने पाकिस्तान को तबाही के गड्ढे में फेंक दिया है कि पाकिस्तान के अवाम को डिसइंफॉर्म करना है, उनको ठीक तनाजुर की तरफ जाने नहीं देना। अब ये कौन नहीं जानता कि आप ही जिक्र कर रहे थे कि जो नहीं, ये साजिद साहब शायद जिक्र कर रहे थे एमक्यूएम के, कि पीटीआई की जब हुकूमत आई तो उन्होंने ये फैसला करने में 9 महीने लगा दिए कि आईएमएफ के पास हमें जाना चाहिए, और इस दौरान में खुद वो जो मुशीरान थे इनके पीटीआई के इक्तिसादी, उन्होंने कहा कि अब इतनी इन्होंने ताख़ीर कर दी है कि मुल्क अब जिस तबाही के गड्ढे में जा गिरा उससे निकलना मुश्किल है। वो अपने ही लोग थे। और फिर वो तबाही क्या थी? वो तबाही शब्बर जैदी ने बताई, खुद इनके अपने दौरे हुकूमत में बताई कि मुल्क टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ठीक सर। तो अब आप डिफ़ॉल्ट मुल्क को डिफ़ॉल्ट की पोजीशन से निकालने के लिए आपको कुछ सख्त फैसले तो करने हैं। वो सख्त फैसले हुए और मुल्क डिफ़ॉल्ट की कैफियत से निकल गया, लेकिन अभी भी चैलेंजेस बाकी हैं और उन चैलेंजेस का सामना हमने पूरी कौम ने करना है, मिल के करना है। आपको पता नहीं मैंने अभी कहा या नहीं कहा, कल बिलावल भुट्टो जरदारी का वो जुमला ज़रूर याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मिल के हुकूमत बनाने जा रहे हैं और मिलकर चैलेंजेस का सामना करने जा रहे हैं। ये स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक सर। और इस स्पिरिट के बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये जो एक पूरी दास्तान चली कि हम घर पे नहीं गए 10 महीने और फलां नहीं गए, क्यों नहीं गए? इसलिए कि पाकिस्तान की सलामती के इदारों पर आप हमलावर हुए थे। ठीक सर। इसलिए नहीं गए आप। ठीक सर, पॉइंट, वरना और तो कोई बात नहीं। और ये एक बात एमक्यूएम और पीटीआई का कोई मवाजना नहीं बनता। ठीक सर। एमक्यूएम का मामला बिल्कुल और है और पीटीआई का मामला बिल्कुल और है। ऐसा आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तान की छावनियों पे चढ़ दौड़ा हो। ये पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। ठीक सर। इसका मवाजना ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के सानहे के साथ किया जाता है। मैं ये समझता हूँ, मेरी ख्वाहिश है और मैं ये चाहता हूँ कि शौकत यूसुफजई साहब भी और इनकी पूरी जमात भी इस तर्ज अमल से अपनी गलती तस्लीम करके कौमी धारे की तरफ वापस लौट आए, ताकि हम सारे भाई एक साथ होकर आगे बढ़ सकें। मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहता हूं शौकत साहब भी जल्दी से ऐड कर लें। शौकत साहब प्लीज रिस्पॉन्ड टू व्हाट फारूक साहब सेड। और जो धांधली कर रहे हैं सर, वो अपना वक्त जाया कर रहे हैं और कुछ नहीं। वुड यू एग्री? देखें, कौमी धारे की इन्होंने बात की, तो कौमी धारे में तो हम हैं, हम तो इलेक्शन में हिस्सा लिया है। नहीं सर, आप सर गद्दार की लिस्ट में आ गए थे, तभी तो सब बंद हो गए थे सर। नहीं, देखें मेरी बात सुने। जो 9 मई के जो लोग मुलविस थे, वो तो पीटीआई ने भी कहा कि बिल्कुल उनको सजा दी जाए। ये पीटीआई ने भी उसकी मजम्मत की है। अब ये तो मजे ले रहे हैं ना, बाहर बैठ के बिल्कुल मजे ले रहे हैं कि जी जो हो रहा है, क्योंकि सबसे पॉपुलर जमात है पीटीआई। और ये साबित भी हो गया
कि आपने उसका लीडर छीन लिया, आपने उससे निशान छीन लिया, उसके बावजूद लोगों ने पीटीआई बैक एमएनएस, एमपीओस को वोट दिया। उसके बाद भी हमारा जो मैंडेट है वो छीना गया है। तो देखिए हमने कभी भी गन पॉइंट पे कभी भी हमने वोट नहीं लिया और ये मेरे भाई ने कहा कि एमक्यूएम और पीटीआई का मुवाज़न नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है और ये तो माज़ी में मिसालें रही हैं कि एमक्यूएम जिस तरीके से वोट लेती शौकत थी, साहब, सॉरी टू जो इंटरप्ट, जो सॉरी टू कोर्ट इंटरप्ट, करवाती सॉरी टू इंटरप्ट लेकिन मैं उस पर नहीं जाना सर, चाहता, दो मैं जुमले उस पर नहीं ऐड, जाना साजिद साहब 2 जुमले ऐड करना चाहते हैं आपकी बात में, 2 जुमले सर जल्दी से। नहीं, देखिए मैं ठीक है, मैं 2 वक्त जुमले के सुन ले, 2 जुमले सुन ले शौकत साहब। मुझे देखिए पता है आप यही बात करेंगे ना, वो उल्टा उस पे जवाब मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहता हूँ वक्त बहुत कम है। कि हमारे 7 करोड़ वोटर हैं हमारे। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों छापे गए? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। सर वो 7 कह रहे करोड़ थे ना कि आपके वोटर हैं, नहीं सर, टोटल तो 7 करोड़ 12 वोटर हैं, करोड़ 26 करोड़ बैलेट पेपर क्यों 80 छापे लाख गए? 12 करोड़ 80 लाख 90 हजार था टोटल वोटर्स थे, तो वो 12 करोड़ नेशनल असेंबली और नहीं, नहीं, प्रोविंशियल असेंबली, तो मेरे 24 करोड़ भाई बन जो गए थे। जो जो वोट पोल होते हैं ना, मैं उसकी बात करता हूँ। जो ओके, वोट पोल होते हैं ना, जो आपके वो 7 करोड़ है, आपने 26 करोड़ क्यों छपवाए? चलें ठीक वो सर। कहाँ चले गए? अब आपके प्री है पोल कोई रिगिंग, रिकॉर्ड कि प्री कितना पोल खर्च रिगिंग, हुए और प्री वो पोल मैनूवरिंग, प्री पोल हमारे साथ तो यही मैनेजमेंट। हुआ है। हमारे साथ तो टाइम हुआ है। ओवर, हम तो वकील हम चले जाते हैं। टाइम ओवर शौकत साहब, सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज शौकत यूसुफजई साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साजिद अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फारूक आदिल साहब और डॉक्टर ताज हैदर साहब बेहद मशकूर। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं शेख रुवेल असगर, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि नून लीग जो खिचड़ी पका रही है उससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इस वक्त लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, उसके सीनियर रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, शेख रुवेल असगर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सर पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पहली खातून वजीर आला बन रही हैं मरियम नवाज साहबा पंजाब की, इससे क्या सर असरात मुरतब होंगे आपके ओपिनियन में? और ऑफ कोर्स आज उन्होंने जो पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें वाजे कर दिया कि 5 साल हमारे लिए कम है, काम बहुत ज्यादा करना है। इसके ऊपर भी सर थोड़ी सी मुझे वजाहत चाहिए, ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था। पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन चीज़ है कि खातून वज़ीर आला बन रही हैं और ये मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की तारीख में पहला ही ऐसा वाक़या है जो होने जा रहा है। इससे ये होगा, 2 चीज़ें इससे होंगी। एक तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं जिनकी तादाद भी ज़्यादा है मर्द हज़रात से, एक तो उनके लिए ये एक बड़ा कॉन्फिडेंट चीज़ होगी, बड़ी कॉन्फिडेंट चीज़ होगी और उनके लिए खुशगवाश भी होगा कि उनकी नुमाइंदगी पूरे पंजाब में, पंजाब चूँकि बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब में उनकी नुमाइंदगी होगी। और दूसरा, जहाँ तक अगर आप मरियम का माजी देख लें, मरियम नवाज शरीफ साहबा का, तो मेरे ख्याल में उनमें पोटेंशियल है कि लोगों को साथ दे के चलने में और अपनी एबिलिटी को सामने, ये चैलेंज भी है उनके लिए कि बहुत बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं और चैलेंज भी। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि चूँकि उनके अल्लाह को ज़िंदगी दे उनके वालिद को, जी वो अपने तजर्बे से उनकी पूरी मेरे ख्याल में गाइडेंस करेंगे और चचा भी गाइडेंस करेंगे। और बल्कि एक तो घर में और भी हैं उनके, जो उनका कज़न है हफ्जा, वो भी उनकी गाइडेंस करेगा। बहरहाल मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो सूबे की ख़वातीन के लिए भी एक और सर 5 साल कम है सर, 5 साल कम है सर डिलीवर करने के लिए? जो जो प्लान लेकर आ रही है वो शायद मेरे ख्याल से 15-20 साल का है। जरूर, मैंने आपको अर्ज किया ना कि काफी पोटेंशियल है उनमें। और वो आप अभी आप देखते रहे, एक और चीज आप देखेंगे जब वो उनकी कैबिनेट बनेगी ना, उससे भी आप बहुत सारी चीजें अंदाजा कर सकते हैं कि वो कैबिनेट कैसी होगी, कैसे लोग होंगे उसमें। शेख साहब बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत बना रहे हैं आप, 2 और पार्टियां आपके साथ हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक वहाँ की मकामी पार्टी। अब सवाल यह है कि सर बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा एहसास महरूमी का शिकार है पाकिस्तान के चारों सूबों में, और ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो CM की सीट आधा वक्त पीपल्स पार्टी के पास होगी, आधा वक्त नून लीग के पास होगी। आपकी नज़र में सर वहाँ पे जो आप स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या वो बलूचिस्तान का ये एहसास महरूमी दूर कर पाएगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में ये चीज तो
मेरे ख्याल में इसका तो मकसद को नहीं बात करने का, क्योंकि इससे पहले वहां पे ये हो चुका है कि आधा वक्त एक पार्टी ने हुकूमत की थी, आधा वक्त किसी और पार्टी ने हुकूमत की। मैं फिर वही एक बात दोहराऊंगा कि पार्टी कोई भी हो, ठीक आधा है, वक्त करे या पूरा वक्त करे, ठीक। देखना यह है कि वो अपने उस सूबे के लिए या अपने उन सूबे के रहने वाले लोगों के लिए क्या फैसिलिटेशन करती है, कितनी उनकी हिम्मत करती है उस सूबे की यूं कह लीजिए अपग्रेडिंग के लिए या उस सूबे को तरक्की देने के लिए वो क्या करते हैं। ये सबसे अहम सवाल है। हुकूमत करना या हुकूमत में आना या हुकूमत आधे टाइम वो करेंगे, आधे ये मायने ये रखती है कि वो क्या करेंगे। और कुछ दूसरा एक करेंगे, और बात अब बस अल्लाह करे सर, कुछ करें जरूर सर। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें एक चीज और जो मुझे थोड़ा सा उसमें जो महसूस होता है, जो कह सकता हूँ मैं इस बारे में, कि अगर 2.5 साल भी फर्ज कीजिए, 2.5 साल एक जमात हुकूमत करती है और उसके बाद 2.5 साल दूसरी जमात, तो मेरा एक कंपटीशन सा हो जाएगा कि पिछली जमात ने इतना काम किया तो हमें चाहिए कि सर वो हम इससे ज्यादा बेहतर। अवाम को कुछ और लगता है, अवाम को लगता है सर एक हुकूमत ने अपने इलेक्शन का खर्चा निकाल लिया, अब दूसरी हुकूमत आई अपना खर्चा निकालने। सर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सिंध हाई कोर्ट के मैं चीफ पहले भी जस्टिस ने, आपसे मैं पहले भी मेरी गुजारिश सुन लीजिए अब आप। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है कि हम क्यों मनफी, हर वक्त मनफी सोचते हैं, क्यों नहीं मुस्बत सोचते यार, खुदा सर के वो लिए। सर मतलब महंगाई खत्म हो गई ये है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, तनख्वाह डबल हो गई है, बिजली फ्री हो गई है, गैस हर घर में आ रही है, इसीलिए हम सर हमेशा मुस्बत सोचते हैं सर। नहीं, मैं यही आप चेस कर रहा हूँ ना कि देखिए, मैं ये बातें तो मुझे पता है, ये बातें हर चीज को पता है। अब उसका उसका हल क्या है ये तलाश करना चाहिए हमें। तो ठीक मैं सर, तो जब भी सोचूंगा, मैं इस मुल्क का सोचूंगा, मैं इस मुल्क अल्लाह के आपकी बसने वालों का पॉजिटिविटी, सोचूंगा। अल्लाह आपकी पॉजिटिविटी हर पाकिस्तानी को दे। सर मेरा जी प्लीज सर। सवाल सर, अगला सवाल सर, टाइम कम है, सवाल बहुत है सर। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं ड्राइंग रूम के में बैठकर अगर फैसले करने थे तो इलेक्शन क्यों करवाए गए। कोयटा में धांधली के खिलाफ रैली और एहतजाज, नसीराबाद में पीपल्स पार्टी का एहतजाज, जमात इस्लामी धांधली के खिलाफ खड़ी हुई है, मौलाना फजलुर रहमान खड़े हुए हैं, अमरीका ने भी कह दिया तहकीकात कराओ। कुछ होगा सर इनका या फिर ऐसे टाइम पास है सर? असल में मैं फिर वही पे आ जाता हूँ। फिर अब वही हैं। हुआ ये है, मैं आपकी गुजारिश करता हूँ, बात यह है जो जिसका काम है ना वो उसी को साझता है। जमात इस्लामी ने कसम खा रखी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना, पल्ले कख नहीं, लेकिन बातें हमने करनी है, करना कुछ नहीं। अब मसली बात यह है कि मेरा कसूर है इसमें, भाई अवाम आपको मैंडेट नहीं देते, अवाम आपको सीट नहीं देते, अवाम आपको इज्जत नहीं देते, तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है। फिर उसके बाद आप वेला बचाना शुरू कर देते हैं। भाई अपनी गलतियां क्यों नहीं तलाश करते आप क्यों अपने अंदर इतनी सख्ती लाते हैं कि लोग आपको शेख वोट नहीं साहब देते। आई एम शॉर्ट आप ऑन टाइम, क्यों आई अपने एम आप शॉर्ट को ऑन टाइम। थैंक यू सो वेरी मच शेख रोयल असगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त न्यूज 1 के लिए और सियासी शतरंज के लिए निकाला। उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को हमारा शो पसंद आएगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा सोशल मीडिया पर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।